गणित पेडागॉजी के इस पहले अंक में हम लोग गणित का अर्थ, उसकी परिभाषा, गणित की प्रकृति, गणित की भाषा क्या है, गणित सीखने का क्रम क्या है, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। इस पूरे वीडियो को शिक्षक पात्रता परीक्षा में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों के डिजाइन के आधार पर तैयार किया गया है। इसलिए प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक वाक्य को खूब ध्यान से सुनिएगा, अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पास जब बहुत सारी किताबें कई विषयों की रखी हों, जैसे एक टेबल पे इतिहास की, भूगोल की, नागरिक शास्त्र की, हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की और उसी में गणित की भी किताब एक साथ मिला के रखा हुआ हो और कहा जाए कि जाइए गणित की किताब छांट के लेके चले आइए, हम लोग बड़े आराम से जाते हैं, किताबों के समूह में से गणित की किताब लेके चले आते हैं। यदि कवर पे या कहीं भी गणित न लिखा हो तब भी किताब को पलटते हैं और समझ जाते हैं कि ये गणित की किताब है। यानी हम जानते हैं कि गणित क्या है, लेकिन परिभाषा में बांधना, गणित कहते किसको हैं, ये शायद हम लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम पहले यही जानेंगे कि गणित होता क्या है। गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट भी करिएगा, परीक्षा में आता है। ग्रीक भाषा के शब्द मैथेमा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। मैथेमा, इसका अर्थ होता है फिलॉसफी ऑफ साइंस, SCI आप जानते हैं, फिलॉसफी ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान का दर्शन शास्त्र। यह शब्द प्रचलन में पाइथागोरियन स्कूल से आया था। ये सब आप नोट करते रहिए, काम आएगा। पाइथागोरियन स्कूल से यह शब्द प्रचलन में आया हुआ है। अब हम आते हैं कि गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है। गणित शब्द में ही छुपा हुआ है गणना। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। गणना यानी कैलकुलेशन, गणनाओं की प्रधानता। तो क्या गणित में केवल गणनाएं ही की जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गणित का ये अर्थ उसका संकुचित अर्थ प्रदान करता है। अब हम आगे गणित का एक व्यापक परिभाषा समझेंगे और विभिन्न विद्वानों का इस बारे में क्या मंतव्य है ये देखेंगे। आइए गणित की एक परिभाषा हम लोग ध्यान से समझते हैं। गणित वह विद्या है जिसमें अंकों, अक्षरों, रेखाओं, दशमलव, चिन्हों आदि प्रतीकों यानी संकेत या सिंबल और तर्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, तर्क की सहायता से या के माध्यम से गणनाएं की जाती हैं, परिणाम प्राप्त किए जाते हैं और पहले से प्राप्त परिणामों की सत्यता की जांच की जाती है। इस परिभाषा को अगर आप ध्यान से देखें तो गणित के बारे में हम लोग जो जानते हैं वो सारी बातें इसमें शामिल हो गई हैं। गणित में अंक होते हैं, अक्षरों का इस्तेमाल होता है, बीजगणित में आप जानते हैं, रेखाओं का इस्तेमाल होता है, रेखा गणित में आप जानते हैं, दशमलव का इस्तेमाल होता ही अंक गणित में, चिन्हों का, तरह तरह के चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, घटाने का चिन्ह आदि प्रतीकों। अब देखिए ये अंक, अक्षर, ये सब दशमलव, जोड़, घटाना आदि जो भी निशान हैं वो सभी सिंबल ही हैं। जैसे अंक में मान लीजिए ये 5 है, ये 5 वास्तव में खुद 5 नहीं है, ये 5 लिखने का ढंग है, 5 को ऐसे लिखते हैं, 5 लिखने का सिंबल है, ये प्रतीक है। जैसे हिंदी में क ख ग घ है, हम मुंह से उच्चारण कर रहे हैं क, अब क को कैसे लिखें तो उसके लिए एक सिंबल बना दिया गया कि भाई ऐसे लिखा जाएगा। अंक गणित में हम लोग कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं
जानते हैं हम लोग 0, 1, 2 से लेके 9 तक ये अंक कहलाते हैं। और इन्हीं अंकों को दाएं बाएं करके हम संख्याएं बनाते हैं। जैसे 1 और 2 को दाएं बाएं करके बनाएंगे, लिखेंगे तो 12 हो गया। 2 को इधर कर दीजिए, 1 को इधर कर दीजिए तो 21 बन गया। ये जो अंक हैं ये वास्तव में अंकों को लिखने के प्रतीक हैं, सिंबल हैं। अब यहाँ देखते हैं कि गणित की सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। ये बात हम लोग अपने अनुभव के आधार पे अच्छे से जानते हैं। आइए अब हम एक एक करके देखते हैं कि गणित के संबंध में विभिन्न विद्वानों या विभिन्न स्रोतों का क्या मंतव्य है, क्या विचार है। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड शब्दकोश को अगर देखें तो उसके अनुसार गणित मापन, मात्रा और परिणाम का विज्ञान है। ये अभी जो परिभाषा लिखी गई है उसमें इसका इस तरह का जिक्र किया गया था। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। लॉक महोदय के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसलिए मैंने इसको शुरू में ही लिख दिया है। इसमें तर्क शब्द आया हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्नों में विभिन्न विद्वानों के नाम देकर पूछ सकता है कि इनमें से किसने गणित को कहा है कि उससे तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो ध्यान रखिएगा, तर्क करने की बात लॉक महोदय ने किया है। अगली एक परिभाषा है गैलीलियो की। गणित वह भाषा है, अब देखिएगा यहाँ पे शब्द को ध्यान दीजिएगा, भाषा को, जिसमें ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब समझ सकते हैं कि गणित कितना व्यापक है। इस परिभाषा के अनुसार प्रश्न बन सकता है कि किसने गणित को एक भाषा कहा है। किसने कहा है? गैलीलियो ने कहा है। इसी तरह और क्या प्रश्न बन सकता है? देखिए ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार प्रश्न बन सकता है कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार गणित की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया है। ये 3 शब्द शामिल हैं, मापन, मात्रा, परिणाम, और यदि कोई चौथा शब्द देता है तो वो गलत होगा। अब कुछ और परिभाषाएं देखते हैं। गणित के बारे में हागबेन महोदय का विचार है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। इसका आशय ये है कि कोई सभ्यता या संस्कृति या कोई देश कितनी प्रगति किया है, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि उस देश में, उस सभ्यता या उस संस्कृति में गणित का कितना विकास हुआ है। गणित जितना ज़्यादा विकसित रहा होगा, वह देश, वह सभ्यता, वह संस्कृति उतनी ही ज़्यादा विकसित होती है। अगला विचार रोजर बेकन महोदय का है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। सिंह द्वार का मतलब होता है कहीं प्रवेश करने के लिए किले वगैरह में जो बड़ा सा गेट होता है, और कुंजी माने आप जानते हैं चाबी की। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी, अर्थात विज्ञान की किसी भी शाखा को पढ़ें, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा, जीव विज्ञान, उस सभी में गणित का इस्तेमाल होता है। बिना गणित के कोई भी विज्ञान संभव नहीं है। नेपोलियन महोदय का विचार है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। कोई देश कितना संपन्न है इस बात पर निर्भर करता है कि गणित उस देश में कितनी विकसित है। नेपोलियन का विचार और हागबेन का विचार मिलता जुलता है। बहुविकल्पी प्रश्न कैसे बन सकते हैं? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है? किसने गणित को समस्त विज्ञानों के लिए सिंह द्वार या कुंजी कहा है? और गणित को
किसी देश की संपन्नता से किसने जोड़कर देखा है? तो नेपोलियन ने देखा है। इन सारी परिभाषाओं को दिमाग में एक बार बैठा लीजिएगा। कुछ और परिभाषा देखते हैं। गणित के संबंध में नेपोलियन का ही एक और विचार है कि गणित का आधार स्तंभ हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। अर्थात इस संपूर्ण संसार की भौतिक व्यवस्था, जो भी हम चीजें देख रहे हैं, वो गणित पर ही आधारित है। यदि गणित को निकाल दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कांट महोदय का कहना है कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही है जब तक वह गणितीय है, यानी समस्त विज्ञानों की जननी गणित ही है, उनका आधार गणित है। मार्शल एच स्टोन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। परीक्षा में कभी कभी आता है कि किसने गणित को अमूर्त और मूर्त से जोड़कर देखा है। अमूर्त का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, केवल सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और मूर्त का मतलब होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कई विद्वानों का गणित के संबंध में विचार और उनकी परिभाषाओं को देखा है। उनके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गणित क्या है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, जाहिर है, पहले ही बताया गया है। तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। इसके अध्ययन से तर्क करने की आदत विकसित होती है। गणित का आधार ही तर्क है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित माप-तौल यानी मापन, मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है और विज्ञान का अमूर्त रूप है। हमारे जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके संबंध में एक वीडियो इस वीडियो के पहले मैंने अपलोड किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और यदि कोई दिक्कत हो तो अलग से भी आप मांग लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब हम समझते हैं कि गणित की प्रकृति क्या है। इस क्रम में सबसे पहले जानेंगे कि गणित की भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरे को समझा सकते हैं। ये मौखिक भी हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। विश्व में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी, अंग्रेजी, रशियन, जर्मन, मंदारिन, तमाम भाषाएं हैं। अब थोड़ा सा बोर्ड पे गौर करिए। यदि भारत में हम ऐसा लिख दें तो भारतीय क्या समझेंगे और इसका क्या उत्तर देंगे? न मैंने हिंदी भाषा में पूछा, न अंग्रेजी में पूछा, न जर्मन में पूछा, न फ्रेंच में पूछा, न रशियन में पूछा, सिर्फ ऐसा लिख दिया गया है। समझ जाएंगे कि 5 और 4 को जोड़ना है। विश्व के किसी भी देश में इस तरह से लिख के दे दिया जाए तो वहाँ के लोग समझ जाएंगे कि 5 में 4 को जोड़ना है, भले ही हम उस देश की भाषा में बात न करें। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गणित स्वयं एक भाषा है जो नियमों और चिन्हों से चलता है। ये सभी चिन्ह है, इसमें नियम है कि 5 में 4 जोड़ेंगे तो उत्तर 9 आ जाएगा। इस आधार पे हम ये भी कह सकते हैं कि गणित की भाषा अंतरराष्ट्रीय है। और तीसरे शब्दों में कह सकते हैं यहाँ पे कि गणित की भाषा सांकेतिक है, यानी सिंबॉलिक है। गणित में चिन्हों का यानी संकेतों का
इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब देखिए, अब यहाँ भाषा से अर्थ क्या है या गणित की भाषा के अंग क्या हैं, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गणित की भाषा के अंग से आशय ये है कि गणित में हम किन किन चीज़ों से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो इसमें देखिए, पद है या टर्म है, प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट, सूत्र, सिद्धांत, संकेत या चिन्ह जिसे सिंबल भी कहा जाता है। इनको आप याद कर लीजिएगा, ये कुल 5 हैं। इनका क्रम भी याद कर लीजिएगा। और एक और आगे कभी कभी जोड़ दिया जाता है, प्रक्रिया या प्रोसेस। इसको भी मन में बैठाए रहिएगा। इसका आशय क्या है, इसको एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। मान लीजिए कि हमें क्रय विक्रय या लाभ हानि का चैप्टर पढ़ना है, तो कुछ शब्द अपने आप आने लगते हैं, उन्हें ही पद कहते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में आपको सुनाई देगा कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, अंकित मूल्य, छूट, डिस्काउंट, ये अपने आप आने लगते हैं। अब कोई सवाल दे दिया जाए कि कोई वस्तु इतने रुपए में खरीदी जाती है, इतने रुपए में बेची जाती है, तो लाभ बताइए। तो अब क्या होगा, कॉन्सेप्ट या संकल्पना कि भाई लाभ कैसे निकलेगा, तो मालूम चलेगा कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ निकलेगा। तो उसके लिए सूत्र बनाया गया है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और वहाँ से सिद्धांत विकसित होते हैं। उस चैप्टर से संबंधित जितने भी बातें हैं उनके लिए प्रिंसिपल या सिद्धांत बनाए जाते हैं और उनको हल करने के लिए संकेतों या चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस पूरे कार्य को करने के लिए जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ प्रोसेस या प्रक्रिया के रूप में लिख दिया गया है। हम जानते हैं कि गणित एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है जो विश्व के सारे देशों में पढ़ाया जाता है। सभी देश की भाषा, इतिहास, वहाँ का भूगोल अलग अलग होता है, लेकिन गणित के जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो भिन्न हो, प्रतिशत हो, ब्याज हो, समुच्चय हो, रिलेशन हो, फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, पूरे विश्व में इन्हें पढ़ाने का सिद्धांत एक ही है। गणित की भाषा से संबंध में एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि माप तौल में भाषा विकसित करने का सही क्रम क्या है। बच्चा जब छोटा होता है तो एक सामान्य अवलोकन के द्वारा वह समझ जाता है कि कोई वस्तु भारी है या हल्की है, ज़्यादा है, कम है। आपने देखा होगा कि छोटा ही बच्चा हो, 1-2 साल का हो, यदि उसकी मम्मी उसे 1 टॉफ़ी दे और उसके बड़े भाई को 2 टॉफ़ी दे दे तो छोटा बच्चा रोने लगता है। वो समझ जाता है कि मेरे बड़े भाई को मुझसे ज़्यादा टॉफ़ी दी गई है। उसे गणित की जानकारी नहीं है, जोड़ घटाना नहीं जानता है, लेकिन इतनी समझ है कि कम है या ज़्यादा है। उसके बाद जब थोड़ा सा विकास होता है तो अप्रामाणिक इकाइयों द्वारा कोई दूरी नापनी है तो क्या करते हैं कि कहते हैं कि 2 हाथ लंबा है, 4 कदम की दूरी पर है, लेकिन हाथ से नापना, कदम से नापना ये अप्रामाणिक इकाइयां हैं, क्योंकि सबके हाथ की लंबाई, सबके कदमों की लंबाई कम ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है कि प्रामाणिक इकाइयों द्वारा माप तौल किया जाता है। प्रामाणिक इकाइयों का मतलब जो मानक हमारा मीटर है, लीटर है, किलोग्राम है, इनके द्वारा हम माप तौल करते हैं। तो ये सही क्रम है। गणित सीखने सिखाने में पहले ठोस वस्तुओं का, फिर चित्रों का और अंत में संकेतों या चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। इस संबंध में पामेला लीबैक ने एक अनुक्रम दिया है जिसे एल्प्स या ELPS कहा जाता है। आइए इसे समझते हैं। पामेला लीबैक ने गणित सीखने सिखाने का एक क्रम दिया जिसे एल्प्स या ELPS कहा जाता है। यहाँ देखिए ELPS, इन सारे शब्दों का क्या मतलब है ये दिया गया है। E फॉर
एक्सपीरियंस विथ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे ठोस वस्तुओं जैसे गोली, गेंद, फूल, पत्ती आदि के द्वारा गिनना सिखाया जाता है। जोड़ घटाना आदि जो गणितीय छोटी छोटी संक्रियाएं हैं उन्हें सिखाया जाता है प्रारंभ में। उसके बाद एल आता है। एल माने लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा या वार्तालाप। शिक्षक क्या करते हैं कि बच्चों के साथ ठोस वस्तुओं के अनुभव देते समय उनसे वार्तालाप भी करें, प्रश्न पूछें, निर्देश दें और उनसे उत्तर प्राप्त करें। कहने का मतलब शिक्षक और बच्चों के बीच आपस में बातचीत होनी चाहिए। तीसरा अंग है पी फॉर पिक्चर्स यानी चित्र प्रदर्शन। इस स्थिति में बच्चों को तरह तरह के चित्र दिखाकर और चित्र से संबंधित प्रश्न पूछना, उनसे वार्तालाप करना और उत्तर निकलवाना शामिल होता है। जैसे कोई चित्र दिखाकर जिसमें बहुत सारे जानवर हैं, कुछ जानवर पेड़ पे हैं, कुछ तालाब में हैं, कुछ ज़मीन पे हैं, पूछ सकते हैं कि कितने जानवर पेड़ पर हैं, कितने जानवर पानी में हैं, तालाब में हैं, कितने जानवर ज़मीन पर हैं। यदि तालाब में 5 मेढक हैं, उनमें से 2 मेढक कूदकर ज़मीन पर आ जाएं तो तालाब में कितने मेढक बचें। इस तरह से गणित की संकल्पनाओं को विकसित किया जा सकता है। और सबसे अंत में आता है एस फॉर सिंबल यानी संकेत या चिन्ह। बच्चे का दिमाग जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उन्हें तरह तरह के चिन्हों का बोध कराया जाता है, जैसे जोड़ का चिन्ह, घटाने का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, बड़ी संख्या, छोटी संख्या का चिन्ह, या जो अंक हैं 1 2 3 4 उनके जो प्रतीक हैं उनसे उन्हें अवगत कराया जाता है। तो इस तरह से ELPS इस क्रम को याद रखिएगा। ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, भाषा या वार्तालाप का अनुभव, चित्र से अनुभव और अंत में संकेत से अनुभव। गणित की प्रकृति का तीसरा बिंदु है, इसे सीखने में क्रमबद्धता का पालन करना बहुत आवश्यक है। क्रमबद्धता का यहाँ आशय स्टेप बाय स्टेप है। गणित के चैप्टर्स को यदि स्टेप बाय स्टेप न समझा जाए तो दिक्कत होने लगती है। उदाहरण के लिए यदि हम जोड़, घटाना या पहाड़ा न समझें और सीधे चाहें कि भाग समझ जाएं तो ये नामुमकिन है। हमें भाग समझने के लिए पहले अंकों, संख्याओं, पहाड़ा, जोड़, घटाना, गुणा आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला जो बिंदु है चौथा, वो ये कहता है कि गणित कक्षा अध्यापन का विषय है। इसे क्लास में ही अच्छे से समझा जा सकता है और इसे समझने के लिए योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है। बिना टीचर के, बिना क्लास के गणित की पढ़ाई यदि चाहे कि केवल किताब खोल के अपने आप समझ लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे तो ये संभव नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। अगला है कि गणित के निष्कर्ष निश्चित, सार्वभौमिक और तर्कसंगत होते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि 5 में 10 जोड़ें तो 15 आएगा, चाहे दिन में जोड़ें, चाहे रात में जोड़ें, चाहे भारत में जोड़ें, चाहे अमेरिका में जोड़ें, ये निश्चित है, सार्वभौमिक है और तर्कसंगत भी है। गणित के निष्कर्षों को तर्क की कसौटी पे हम जांच भी सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके।